चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में जो हमारा पार्ट 5 था, या आप जिसे लेक्चर नंबर 5 कह सकते हैं, उसमें हम जो है मौर्य काल के बारे में, जो आपका कक्षा 12वीं का जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसमें पार्ट 5 में हमने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया था, बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था, और हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, जो आपके अशोक हैं, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को उतना ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, लेकिन जो अशोक हैं उन पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी के क्रम में हम जो है अशोक के बारे में, जो मौर्य वंश के हैं उनके बारे में हम क्या है कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ उनके कुछ साहित्य के, उनके कुछ रचनाओं के, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको हमेशा बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जो है बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है या आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर जो है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मौर्य प्रशासन से या मौर्य स्रोतों पर, यानी 10 से 15 नंबर के प्रश्न हर साल जो है पेपर में पूछता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस चैप्टर को विशेष महत्व दें, यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा आप लोग इसे नेग्लेक्ट ना करें, आप इसको ध्यान दें। तो इसी के क्रम में हम क्या करते हैं, पार्ट 6 का शुभारंभ करते हैं। देखिए, अब मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आपका जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 3, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। आप दूसरे चैप्टर को यदि स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप पहला और तीसरा चैप्टर को मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, वर्ष 2019, 20, 21, 22, 21 में पेपर नहीं हुआ था, तो 19, 20, 22 और 23 का यदि प्रश्न पत्र अगर आपको देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर के प्रश्न पूछता है। या बोर्ड पेपर में कोई ऐसा मॉडल पेपर जरूर मिलेगा जिसमें जैन धर्म या बौद्ध धर्म या मौर्य साम्राज्य के राजनीति हो गया, राजनीति, प्रशासन, राजनीति में ही आपका प्रशासन आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्रोतों के बारे में प्रश्न पूछता है। इसलिए मैं कहूँगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस चैप्टर को क्या करें, आप विशेष महत्व दें। और इस चैप्टर जो है आपका हर पेपर के जो आपका जो पैटर्न है, पेपर का चाहे क्वेश्चन को कोई भी पैटर्न है, पेपर में जो आपका जो क्वेश्चन, सबका अपना अपना पैटर्न है, तो कोई भी पैटर्न पर कैसा भी प्रश्न है, इसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, चाहे आपका एमसीक्यू हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, फिर उसके बाद शॉर्ट प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहूँगा आपको पिछले वर्ष के जो है प्रश्न पत्र देखने चाहिए। पिछले वर्ष के जो पेपर आप उसको देख के चलेंगे तो आपको क्या बोर्ड पैटर्न का पैटर्न जो है आपको एक पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 5 वर्षों के, अगर आप 4 से 5 वर्षों के अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें, तो ये जो तीसरा चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें एक प्रश्न लॉन्ग में किसी ना किसी मॉडल पेपर आता है। जैसे यदि आपका यूपी बोर्ड 12वीं में यदि 10 लॉन्ग मॉडल, 10 आपका जो है 10 जो है आपका पेपर होगा मॉडल पेपर का, जो आप जो पिछले वर्ष के जो पेपर है, क्योंकि हर सबका जो पिछले वर्ष के जो पेपर अगर देखेंगे तो उसका जो है पेपर क्रमांक होता है। जैसे एडी हो गया, ईएफ हो गया, एसी हो गया, पेपर कोड होता है। यानी आप वर्ष, किसी भी वर्ष का अगर आप 10 पेपर उठा लेंगे, तो जितने भी पेपर मिलेंगे उसमें से अधिकांशतः जितने भी पेपर कोड होंगे, उन पेपर कोड में आपको इस चैप्टर से अच्छा खासा प्रश्न आपको देखने मिलेगा। यदि यदि 2023 में 10 पेपर कोड थे, तो 10 में से तो 7 से 8 मैक्सिमम इस चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो जैन धर्म पे हो, चाहे वो बौद्ध धर्म पे हो, चाहे मौर्य साम्राज्य पे हो, या समाज पे हो, उसके स्रोतों पर हो, या धर्म पर पूछेगा। और बच्चे जो 3 से जो
4 प्रश्न आप ऐसा ले लो, ये जो प्रश्न होता है ये पहले चैप्टर यानी हड़प्पा सभ्यता से होता ही है, ये एकदम फिक्स है इनका कि एक प्रश्न इसमें डालेंगे, उसके बाद आपका अथवा करके आपका जो दूसरा और जो चौथा जो चैप्टर है उसमें प्रश्न डाल देते हैं। तो दूसरा चौथा आपका डाल देते हैं, लेकिन उसको आप नेगलेक्ट भी कर लो, बहुत ज़्यादा ध्यान भी ना दो, फिर भी क्या आपका जो है जो 10 नंबर का जो प्रश्न आएगा आप पहले और तीसरे चैप्टर आसानी से कर सकते हो। और एमसीक्यू के लिए भी ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा। तो ये जो है चैप्टर आपका एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी हर तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा पहले और तीसरे को मैं हमेशा कहता आप इसको क्या प्राथमिकता दे, इसको आप छोड़े ना, छोड़ेंगे तो आपका जो है कहीं ना कहीं पेपर में आपके लिए नुकसान होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मौर्यकालीन साम्राज्य में एक संक्षिप्त में फिर रिवीजन अगर मैं आपको करा दूं, तो जैसा कि आपको मालूम है 272 ईसा पूर्व में क्या बिंदुसार का साम्राज्य समाप्त हुआ। बिंदुसार के बाद उसका जो है बेटा जो है बिंदुसार का जब शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद अगला शासक कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा विवाद हुआ, क्योंकि जो बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, 4 बेटे थे, और चारों बेटों में जो अशोक था वो छोटा था। इसलिए अब ये हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या शासक कौन बनेगा, तो 4 वर्ष तक क्या इस पर ही मतभेद रहा कि अगला मौर्य वंश का शासक कौन होगा। 4 वर्ष के बाद कुछ सहमति के बाद अशोक को जो है अगला राजा के रूप में घोषित किया गया। अब अशोक के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 272 से लेके इनका जो है शासन काल को पढ़ने को आपको मिलेगा, यानी इनका 272 से लेकर 272 ईसा पूर्व से लेके आपका 232 ईसा पूर्व तक इनको क्या पढ़ने को आपको मिलेगा। आपको पढ़ने अब अशोक के बारे में देखिए, जानिए अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के इकलौते ऐसे शासक हुए जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। जब इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया तो वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, और इस हिंसा को देखकर अशोक का क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने ये शपथ लिया या पुनः युद्ध ना करने का, इन्होंने क्या प्रतिज्ञा जैसी चीजें ली कि अब आगे से वो पुनः क्या युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म था वो अहिंसा पर बल देता था कि जियो और जीनो पर क्या ये बल देता था। इन्होंने क्या गौतम बुद्ध के शरण लिया, उस समय गौतम बुद्ध थे नहीं लेकिन गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का शरण लिया। और उसके बाद इन्होंने जितने भी लोग थे अपने सैनिक हुए, अपने उत्तराधिकारी हुए, आसपास के जो पड़ोसी राज्य हुए, उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। इसके साथ साथ लोगों को युद्ध ना करने की वो सलाह देते थे, हालांकि युद्ध ना करने की सलाह देते थे और जो है इन्होंने पुनः युद्ध ना करने का जो निर्णय लिया उसके बावजूद भी इन्होंने क्या निर्णय लिया, उसके बावजूद भी क्या अपनी सेना को इन्होंने क्या भंग नहीं किया, यानी इन्होंने अपनी सेना को अस्थायी बनाई रखी और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं जो मित्र हैं उनके साथ एक अच्छा खासा क्या संबंध बनाए रखा, अन्य चीज रखा। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का अच्छा खासा एक प्रचार किया, जैसे प्रचार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र वर्मन को महेंद्र को बेटी संघमित्रा, मैं लिख दूं संघमित्रा, बेटा बेटी संघमित्रा को और बेटा महेंद्र को जो है श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। इन्होंने अपने शासन काल में पूरे भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, चीन ऐसे बहुत से देशों में इन्होंने क्या बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन्हीं के शासन काल में जो बौद्ध धर्म होता है ये भारत से नेपाल, नेपाल से चीन, चीन से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से हमारा जो कोरिया और जापान, इस तरह से पूर्वी एशिया में इसे अच्छा खासा प्रचार होता है, एक प्रसार होता है। और यहाँ के लोग क्या बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं, ठीक है। और जो अशोक थे ये जो थे अपना जो भी कार्य था ये जनता को कर्ज के रूप में देखते थे। इनका मानना था कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक राजा का कर्तव्य होता है
और इसको एक कर्ज के रूप में देखते थे। इसके साथ साथ अपने शासनकाल में, अपने समय में इन्होंने आम लोगों की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हुआ, पक्की सड़कें हो गए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना हो गया, पशुओं के लिए व्यवस्था हो गई, चारे की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था हो गया। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या, जो इनके सैनिक थे उन्होंने आदेश दे रखा था अपने सैनिकों को कि किसी भी प्रकार से जनता को क्या यातना ना दे, किसी प्रकार के कष्ट न दे। इसके साथ साथ ये अशोक का कहना था कि जनता के लिए हर समय क्या ये उपलब्ध रहना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश रखा था कि यदि राज्य में कोई भी घटना घटे, कोई भी मुझसे मिलना चाहे या किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है या कोई भी घटना घटे, तो सर्वप्रथम उसकी उसकी सूचना दे, चाहे वो सोते वक्त हो चाहे खाते वक्त हो, कोई भी घटना का हो घटी तो क्या इसकी सूचना दे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनके शिक्षाओं के प्रचार के लिए ठीक है बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक धर्मा धर्मा मात्र नामक अधिकारी नियुक्त किया। धर्मा मात्र नामक क्या एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो गौतम बुद्ध का चिन्ह ने धर्म को तो स्वीकार, बौद्ध धर्म को अशोक ने तो स्वीकार, इसके साथ साथ ये बाकी धर्मों का भी सम्मान करते थे। जैसे जैन धर्म हो गया उसका भी सम्मान करते थे, ठीक है, अन्य धर्मों को का भी ये सम्मान करते थे। और बड़े पैमाने पर क्या धर्म मात्र अधिकारी को नियुक्त किया जिसका काम था मौर्य काल में धर्म का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक सबको स्वतंत्रता थी, इस तरह की चीजें थी। और उसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसको कई सारे शिलालेख हो गए शिलालेख हो गए शिलालेख हो गए या बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम जो पढ़ नहीं सकते थे उनके माध्यम से पढ़वा कर लोगों को जागरूक किया जाता था, लोगों को उनकी शिक्षा का बताई जाती थी और लोगों से एक अच्छे आचरण की जो अशोक थे इसकी मांग करते थे। अब आगे देखिए, अब ये जो था ये बेसिक एक जानकारी थी अशोक के विषय में। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट अब इसमें क्या है, देखिए अशोक के अगर आप पढ़ेंगे तो अशोक के जो शिलालेख हो गए, अशोक के जो शिलालेख हो गए, फिर उसके बाद अशोक के जो मूर्ति स्तंभ लेख होंगे इन सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर में हमेशा एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख करें। अब पेपर में असमानता प्रश्न पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के दो स्रोतों का क्या वर्णन करें। तो स्रोतों का तो अब जानते हैं कि जो बुद्ध काल है जिसको मौर्य काल या जिसको सूत्र काल कहते हैं, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है। यानी प्रश्न एक बार बोर्ड में ऐसा पूछा था, पूछ भी सकता है जो कि पूछ दिया है कि जो बुद्ध काल है आपका, बुद्ध काल या मौर्य काल के जानकारी के दो स्रोतों का उल्लेख करें। इस तरह से प्रश्न पूछता है कि बुद्ध काल हो गया या आपका जो है मौर्य काल हुआ है, इस काल की जानकारी के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख करें। तो मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताता हूँ, उससे पहले मैं एक संक्षिप्त में अशोक की क्या विचारधारा थी समाज को लेकर, लोगों को लेकर, जो उनका दृष्टिकोण रहा, अशोक का जो धर्म रहा उसके बारे में आपको मैं बता दूं। देखिए अशोक का धर्म एक आचरण संहिता थी जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया था कि व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राज्य की कैसा आचरण करना चाहिए। अशोक का जो धर्म था उसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, देश हो, उसको किस तरह के आचरण करना चाहिए। धर्म के तत्व जैसे अहिंसा ना करना, सहिष्णुता, दया, माता पिता बड़ों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, साथ ही एक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, जैसे इस पर भी बल दिया, जैसे क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लालच इत्यादि। समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने रहना चाहिए। यानी इन सभी चीजों को अशोक का धर्म या अशोक के धर्म के तत्व में के रूप में कहा गया। इन्होंने भी धर्म का प्रचार करते समय क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुआ, लालच हुआ, घमंड हुआ, इससे दूर रहने का इन्होंने पूर्णतः प्रयास किया और लोगों को भी सलाह दी। यानी मैंने कहा ना कि जो ये थे ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है इसका अपने समय खूब प्रचार करते क्योंकि खूब प्रभावित हुए बौद्ध धर्म से। अब आगे देखिए
अशोक के धर्म की जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, अब अशोक थे, अशोक का भी देहांत हो गया। जब अशोक का देहांत हो गया तो जो मौर्य साम्राज्य था ये 2 भागों में विभक्त हो गया। यानी जब अशोक का देहांत हुआ तो मौर्य साम्राज्य क्या था, ये 2 भागों में क्या बट गया, एक मगध में, दूसरा उज्जैन में क्या 2 भागों में बट गया। देखिए उज्जैन में, फिर जो मगध था, मगध का शासक हुआ, मगध का जो शासक है ये हुआ दशरथ। मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर, दशरथ हुआ। और उसके बाद जो उज्जैन है, उज्जैन का जो शासन हुआ, उसका शासन कौन था, उसका शासक था संप्रति था। इसे जैन धर्म का अशोक कहते हैं। ये जैन धर्म का अशोक, यानी जब अशोक का जब देहांत हुआ तो उसके बाद उनका जो साम्राज्य था 2 भागों में बट गया, एक मगध एक उज्जैन। जो मगध का शासक बना वो दशरथ बना, वहीं उज्जैन का शासक सम्प्रति, जिसे जैन धर्म का अशोक कहते हैं। अब जैन धर्म का अशोक किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने जैन धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, अनेक चीज किया, इस वजह से इसको जैन धर्म का इसी का अशोक कहते हैं। उसके बाद मगध में ही एक अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था बृहदत्त, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बना। बृहदत्त, इसको नाम रखिए। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था ये था बृहदत्त। इसमें टोटल 10 शासक ही हुए मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदत्त तक बृहदत्त तक टोटल क्या 10 शासक हुए। आप इस बात को ध्यान रखिए। अब आते हैं जानकारी के स्रोत के बारे में कि आखिर इसके जानकारी कैसे मिलती है, उसके साथ प्रशासन को भी देखते हैं। तो ये थी राजनीति। अब प्रशासन के देखिए, राजा प्रशासन का कद्र बिंदु सर्वे सर्वा कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का सप्ताह राजा का सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, उन्होंने राजों के 7 अंगों का क्या जिक्र किया। राजा को सहायता देने के लिए एक परिषद, एक बड़ी संख्या में केंद्रीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यानी राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद, यानी राजा को क्या सलाह देने के लिए एक केंद्रीय परिषद है। यानी राजा को क्या सलाह देने के लिए एक केंद्रीय परिषद था। हालांकि इसका सलाह राजा के ऊपर मानने के लिए दबाव नहीं होता था कि इसको मानना ही पड़ेगा। जैसे वर्तमान में जो हमारा मंत्री परिषद होता है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए बाध्यकारी होता है। अगर उसमें कुछ गलत लगे तो उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा अगर वही सलाह उसको मिले तो उसको मानना पड़ेगा सामान्यतः। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो मौर्य काल में क्या हुआ था, कौटिल्य बताते हैं कि एक मंत्री परिषद था जिसका क्या काम था, राजा को सलाह देना। हालांकि ये सलाह राजा के लिए बाध्यकारी नहीं था, उसके विवेकाधीन पर निर्भर करता था कि राजा इस सलाह को माने या ना माने। ठीक है, अंततः राजा पर ही यह फैसला पूर्णतः निर्भर था। अब आगे देखिए, प्राचीन भारत में सर्वाधिक अधिकारी मौर्य काल में अधिकारियों के समान, यानी प्राचीन भारत में जो आपका जो रहा सर्वाधिक अधिकारी आपको मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। इस समय जो अधिकारी थे इनकी संख्या सर्वाधिक थी, सबसे ज्यादा इस काल में क्या इनकी जो संख्या थी। अब आगे देखिए, उसकी संख्या थी। और इसके साथ साथ जो मौर्य काल था, ये यहाँ पर सभी जगह प्रशासन व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। यानी मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगभग 185 वर्ष तक ही चल पाया, 150 वर्ष तक ही चल पाया। उसके बाद ये टूट गया और सब जगह प्रशासनिक व्यवस्था भी जो थी क्या लगभग एक जैसी नहीं होती थी। ये अभी आप जान लीजिए। और देखिए नहीं थी, अब देखिए सर्वोच्च अधिकारी महामात्र एवं तीर्थ भी समाहित का निर्धारण करने वाला अधिकारी होता था। संयुक्ता कोषाध्यक्ष कहते थे, कोषाध्यक्ष को कहते थे। इसके पश्चात अध्यक्ष नामक अधिकारी श्रेणी कौटिल्य ने 27 उल्लेख किया था। और मौर्य काल में श्रेणी बंद 27 ऐसे कर्मचारियों का किसने, कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने क्या उल्लेख किया था मौर्य साम्राज्य में कि श्रेणी बंद ऐसे 27 अधिकारी, छोटे से लेकर बड़े तक क्या 27 अधिकारी होते थे। ये क्या कौटिल्य ने अपने समय में इसका क्या
जिक्र किया था। अब आगे देखिए, अब जो है आप आगे देखिए, सीता अध्यक्ष राज्य की कृषि को देखने वाला था। जैसे कुछ अध्यक्ष हो गए, जैसे सीता अध्यक्ष, अध्यक्ष राज्य की कृषि को देखने वाला, कृषि को देखने वाला, राज्य की कृषि को देखने वाला हो गया। फिर पोतवा अध्यक्ष, माप तोलवा, पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष माप तोल का हो गया, माप तौल का अधिकारी हो गया, माप तौल का अधिकारी हो गया। वहीं पर लक्षाध्यक्ष, लक्षा अध्यक्ष हो गया, लक्षाध्यक्ष हो गया, लक्षणा अध्यक्ष हो गया। ये क्या, धातु अधिकारी हो गया, धातु, धातु की गुणवत्ता, धातु की गुणवत्ता वाला अधिकारी, धातु की गुणवत्ता, गुणवत्ता वाला अधिकारी हो गया, अधिकारी, अधिकारी हो गया। ठीक है, अधिकारी हो गया। उसके साथ साथ जो हुआ, शुल्का अध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला हो गया। फिर शुल्का अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला हो गया, वसूलने वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो होते थे कुल मिला के कैसे 27 अधिकारियों का उल्लेख क्या चाणक्य कहते हैं, जिसमें से कुछ ये अधिकारी हैं जो आपका जो है पूछ सकता है पेपर में। तो कहूँगा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको क्या प्रॉब्लम ना आए पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए तब ठीक है, चलिए तब अब इसको जो है मैं इरेज कर दूं। अब आगे देखिए, राजस्व, भू राज्य उपज का 1/4 से 1/6 राजस्व भू राज्य को भाग करते थे। ठीक है, अब आइए प्रेरण आपातकालीन कर, नमक खनन, वन नमक खनन, माइलिन एवं शस्त्र पर राज्य का अधिकार होता था। यानी जैसे कि वन हो गया, आप जैसे एग्जाम्पल तौर ले लिए, वन हुआ, नमक हुआ, नमक हुआ, खनन हुआ, खनन हुआ, खनन हुआ इत्यादि पर, इत्यादि इसमें शस्त्र भी कर सकते हैं, शस्त्र इत्यादि पर क्या, इत्यादि पर राज्य का अधिकार होता था, राज्य का अधिकार, राज्य का अधिकार होता था मौर्य काल में। इसको भी आप याद रखिए। अब आगे दे, गुप्तचर प्रशासन महामात्सर एक अधिकारी होता था। अब इसको लिख लिए, महामत महामत महामत्सर या गुप्तचर, गुप्तचर अधिकारी होता था, गुप्तचर अधिकारी का प्रमुख, अधिकारी का प्रमुख होता था। ठीक है, यह महामत सर्प। ठीक है, तो महामत सर्प जो होता था गुप्तचर अधिकारी का प्रमुख होता था। उस समय भी मौर्य शासनकाल में दो तरह की गुप्तचर व्यवस्था थी। एक थी संस्था, एक थी स्थायी, एक थी अस्थायी। मतलब अस्थायी, स्थायी और अस्थायी का मतलब है, एक गुप्तचर संस्था थी जो एक जगह पर रखे गुप्तचरी कार्य करती थी, जबकि वहीं पर एक संस्था होती थी जो भ्रमण करके घूम घूम कर क्या गुप्तचर का क्या कार्य करती थी। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, देखिए एक संस्था होती थी एक स्थान पर ही गुप्तचर करना, एक होती थी संस्था, संस्था होती थी, संस्था होती थी। एक होता था संचर, संचर ये होता था, संचर होते थे भ्रमणशील भेष बदलकर, ये भ्रमणशील होते हैं, भ्रमणशील, भ्रमणशील भेष बदलकर ये क्या करते थे, गुप्तचर काम करते थे, गुप्तचर करते थे। ये जो होते थे एक स्थान पर ही गुप्तचर का कार्य करते थे, यानी ये एक स्थान पर ही गुप्तचर का काम करते थे उस समय। एक बार जब महामत्सर्प जो होता था
गुप्तचर अधिकारियों का ये क्या होता था, प्रमुख होता था। अब आगे देखिए, मौर्य काल में गुप्तचर के रूप में महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। एमसीक्यू के रूप में इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के रूप में महिलाओं का भी क्या गुप्तचर के रूप में उल्लेख उस समय मिलता था। अब आगे देखिए, सेना। कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का उल्लेख किया है। पदाति सेना यानी पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना। मैगस्थनीज ने सेना के 6 अंगों का उल्लेख किया। जो मैगस्थनीज था ये क्या, ये एक यात्री था जिसने क्या 6 अंगों का उल्लेख किया, जबकि कौटिल्य ने 4 अंगों का क्या उन्होंने सेना का उल्लेख किया है। अब न्याय प्रशासन का धर्म, अस्थिर, दीवानी मामलों से संबंधित मामले, कंठक शोधक, अपराध करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। कौटिल्य एवं मैगनीज दोनों करते थे। यानी जो मैगनीज था, यानी मैगनीज नहीं, जो मैगास्थनीज था और जो कौटिल्य थे यानी जो चाणक्य थे, दोनों मानते हैं, दोनों ये बताते हैं, चाणक्य और मैगस्थनीज दोनों इस बात को बताते हैं, पता चलता है इनके लिखित स्रोतों से कि उस समय कि अपराध करने पर कठोर दंड दिया जाता था। क्योंकि चाणक्य का मानना था यदि कठोर दंड दिया जाएगा तो कोई भी अपराध नहीं करेगा, इसलिए चाणक्य इस बात को मानते थे कि कठोर अपराध देने पर क्या होगा, कठोर अपराध देने पर लोग क्या अपराध नहीं करेंगे। इसलिए चाणक्य ये इस बात को मानते थे कि कठोर अपराध राज्य के लिए होना चाहिए, शासन व्यवस्था को बनाने के लिए। अशोक ने रंजू नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। एक और अधिकारी है रंजू नामक अधिकारी, मैं लिख दूं, रंजू नामक अधिकारी न्याय के लिए होता था। रंजू नामक न्यायाधीश, रंजू नामक ये क्या होता था, एक अधिकारी होता था जिसका काम क्या था, रंजू का नामक अधिकारी होता था जिसका काम था न्याय करना। न्याय करने के लिए रंजू नामक अधिकारी उस समय होता था। प्रशासनिक विभाजन, मेगास्थनी पाटलिपुत्र नगर के पश्चात के लिए 6 समितियों का उल्लेख करता है। यानी जो मेगास्थनी है ये बताता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना प्रशासन के लिए 6 समिति का क्या ये उल्लेख करते हैं। इनको बताता है कि मेगास्थनी जो बताते हैं कि पाटलिपुत्र यानी पटना जो उनकी राजधानी थी, इसके प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख करता है। मौर्य काल में जनगणना एवं बाहर से आने जाने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड रखा था। यानी पटना यानी पाटलिपुत्र 6 समिति, प्रशासन के 6 समिति का उल्लेख मिलता था। जनगणना होती थी, उसके साथ बाहर से राज्य में आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसके साथ अन्य चीज़ें भी होती थी, जैसे रिकॉर्ड रखा जाता था। स्रोत में साहित्यिक और पुरातात्विक, मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत, देशी और विदेशी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जैसे अब आते हैं मौर्यकालीन स्रोत के बारे में। तो मौर्यकालीन स्रोत में जैसे देशी हो गया और विदेशी हो गया। और देशी विदेशी में क्या हो, जैसे देशी में लीजिए चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हो गया। विशाखा दत्त द्वारा लिखा मुद्राक्षस हो गया, और कालिदास द्वारा लिखा हुआ मालविकाग्नि मित्र हो गया, और कालण द्वारा रचित राजतग्नि हो गया, और वह साहित्य द्वारा दीपदान हो गया। ये क्या हुआ, ये देसी स्रोत है जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य में क्या जानकारी मिलती है। जबकि अवदान दीप साहित्य कुछ पुराण जैसे हैं, जैसे विष्णु पुराण, इन सब से भी क्या कहीं ना कहीं मौर्य साहित्य की हमें जानकारी मिलती है। जबकि यदि हम विदेशी इन सब साहित्यों से क्या हमें जानकारी मिलती है। वहीं पर कालण के जो राजनीतिक थे, मालविकारासित्र, ये थे। देसी साहित्य में अगर ले लें, विदेशी साहित्य में अगर हम लें, तो विदेशी साहित्य में जैसे यूनानी साहित्य हो गया, मैगस्थनीज की इंडिका मूल ग्रंथ जो उपलब्ध नहीं है। बात के यूनानी लेखकों ने इंडिका के विचारों को अपनी रचनाओं में महत्व दिया। सिकंदर के समकालीन यात्री क्या मेयार्कस, चीनी यात्री फयान एवं जो हेंग स्वांग थे की यात्रा से विवरण से मौर्यों की यानी मौर्य साम्राज्य की क्या हमें जानकारी मिलती है। अब अर्थशास्त्र देख ले, इसके लेखक कौटिल्य थे, या जिसे विष्णु या कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक
जो थे कौटिल्य थे, जिन्हें चाणक्य या विष्णु विष्णु के भी नाम से जाना जाता है, राजस्थान पर जाना जाता था। इसके लेखक कौटिल्य या विष्णु इस गुप्त का चाणक्य राजस्थान पर महत्वपूर्ण पुस्तक में कुछ खंड बाद में जोड़ा गया है, जिसके 6 पक्ष हैं। प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार, राजा एवं मंत्रियों के उत्तम चरित्र पर बल दिया गया था। भ्रष्टाचार पर कठोर पूर्वक निपटने की सलाह दी जाती थी। रक्षा के लिए कुशल युक्त प्रणाली एवं सख्त सेना पर बल अधिकारियों का एक प्रमुख कार्य था। इसके साथ साथ नीतियों का क्रियान्वयन, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है इत्यादि शब्दों का भी उसमें जिक्र किया गया, इत्यादि चीजों का भी इसमें क्या जिक्र किया गया। सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य को कदम उठाने चाहिए, जैसे गरीबों विधवाओं के लिए अपनाने के लिए, कल्याण के लिए विदेशी नीति में भी पड़ोसी से मित्रता, राज्य के आर्थिक आधार को सशक्त बनाए रखने के सुझाव दिए गए। इन सभी चीज़ों की क्या हम टोटल जो है मौर्य साम्राज्य में इसकी जानकारी क्या हमें मिलती है। ये क्या अर्थशास्त्र के अलावा जो पुस्तक से अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो मौर्यकालीन जो स्रोत था, स्रोत में एक था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या हुआ, जैसे स्रोत में 2 तरह के हुए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत हुए। तो पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत में ये लिखी हुई पुस्तकें हम ले लिए। अब जो है पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं। रुकिए, मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अन्य चीज़ों को मैं आपको क्या मैं इसे क्लियर करता हूँ। देखिए 1 सेकेंड आप रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर दूँ। आप देखिए, सुनिए, देखिए मौर्यकालीन स्रोत, देखिए मौर्यकालीन स्रोत, मौर्यकालीन स्रोत। अब स्रोत में क्या 2 तरह के स्रोत हैं, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक ये स्रोत है, 2 तरह के स्रोत। इसमें क्या हुआ, कुछ पुस्तक आ गया, जैसे कि अर्थशास्त्र पुस्तक आ गया, अर्थशास्त्र पुस्तक आ गया। उसके बाद आप जो है अर्थशास्त्र की जो पुस्तक आपके आ गया, उसके बाद विष्णु पुराण हो गया, विष्णु आपका जो पुराण हो गया, विशाखा दत्त विष्णु पुराण हो गया। फिर मुद्राक्षस हो गया, मुद्राक्षस हो गया। और जो है इसके साथ आप लिख सकते हैं कि इसमें दिव्यावदान हो गया, दिव्यावदान हो गया। और जो है दिव्यावदान हो गया। अन्य जो है अन्य स्रोत है क्या, ये क्या है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में है, देखिए पुरातात्विक स्रोत में जैसे हुआ सिक्के हो गए, एग्जाम्पल तो मान लें सिक्के हो गए, मूर्ति हो गए। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं अभिलेख हो गए। इसका मतलब कोई स्तंभ हो गए, स्तूप हो गए, कोई किला हो गया, किला या टीला हो गया, इत्यादि क्या पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक जैसे भौतिक अवशेष, इमारतें, अभिलेख, सिक्के किसी उत्कृष्ट आधार पर लेख, जैसे पत्थर, स्तूप, धातु के पत्र पर, इनको क्या पुरातात्विक स्रोत के रूप में इनको लाया जाता था। अब जानते हैं मौर्यकालीन अभिलेख, जैसे अशोक के पूर्व, एक अशोक के पश्चात। और मौर्यकालीन अगर हम अभिलेख की बात करें तो इसमें कई सारी चीजें हैं, देखिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख को लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अभिलेख को लेते हैं। हम जो है
अभिलेख को ले लेते हैं, हम अभिलेख को ले लेते हैं, मौर्यकालीन अभिलेख को ले लेते हैं। अब इस अभिलेख में क्या करते हैं, कुछ चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मौर्यकालीन अभिलेख, अभिलेख हो गया। अब अभिलेख में क्या होगा, अभिलेख में जैसे हम ले लिए अभिलेख हो गया। अब अभिलेख में क्या है, जैसे अशोक हो गए, एक अशोक हो गए, और एक हुआ अशोक के पूर्व, अशोक के पूर्व, एक हुआ अशोक के पश्चात, अशोक के पश्चात हो गया, अशोक के क्या पश्चात हो गया, अशोक के क्या पश्चात हो गया, अशोक के पश्चात हो गया, अशोक के पश्चात। अब अशोक के पूर्व को आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अशोक के पूर्व में क्या, जैसे अशोक के पूर्व जो अभिलेख होंगे, जैसे अशोक के पूर्व में अभिलेख क्या है, जैसे अशोक के पूर्व के अभिलेख है महास्थान बांग्लादेश अभिलेख, इसमें अन्नगार अकाल इत्यादि का उल्लेख मिलता है। यानी जो महाराष्ट्र उल्लेख है, महाराष्ट्र, ये जो अभिलेख है ना, इस अभिलेख में हमें बांग्लादेश के क्षेत्र में क्या अन्नागार हो गया, अन्नागार हो गया, अकाल हो गया इत्यादि की क्या हमें जानकारी मिलती है। तो आप इसका महास्थान नामक अभिलेख का आप नाम याद रखिए। अब आते हैं अशोक पर, कि अशोक के समय क्या अशोक के कौन से अभिलेख थे, इसके बारे में हम देखिए, हम पढ़ जान लेते हैं। देखिए अब अशोक अभिलेख, अब अशोक क्या अभिलेख, अब अशोक के अभिलेख को हम पढ़ते हैं, अशोक अभिलेख पढ़ते हैं। देखिए अशोक के अभिलेख में 3 तरह का अभिलेख है, 1, 2, 3। पहला अभिलेख में क्या है, जैसे शिलालेख हो गया आपका, शिलालेख हुआ, फिर उसके बाद स्तंभ लेख हुआ, स्तंभ लेख हुआ, और उसके बाद आपका जो हुआ गुफा लेख, आपका जो है हो गया। अब आगे देखिए बुद्ध शिलालेख, जैसे कि शिलालेख में जैसे हो गया बुद्ध शिलालेख हो गया, यह 8 स्थलों से प्राप्त है और इस पर 14 आदेश है, जैसे कालसी, मानसेरा, सवाजगढ़ी, गिरनारा, सुपारा, एरगुड्डी, जोगढ़, घोला, 2 व 3 क्रमशः पाकिस्तान में है। और देखिए कुछ प्रमुख आदेश, जैसे पशु हत्या पर प्रतिबंध लेकिन पूर्णतः नहीं, जैसे धम्मा महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख, जिसे समाज के सभी वर्गों में धर्म के प्रचार के लिए कहा गया था। किसी भी व्यक्ति को अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में कभी भी निवास कर सकता है। इस तरह की क्या जानकारी मौर्यकालीन स्रोत में मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शासकीय कार्य को ऋण के रूप में देता था, उत्तराधिकारियों को युद्ध नीति छोड़ने की सलाह देता था, महिलाओं में प्रचलित विभिन्न कर्मकांडों को छोड़ने की सलाह देता है, स्त्री महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता था, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता था। दक्षिण में चेर चोल पांड्य सीता पुत्र ताम्रपणि श्रीलंका राज्यों का उल्लेख, उत्तर पश्चिम सीरिया मिस्र को राज्यों के रूप में देता था, जबकि पृथक शिलालेख जोगढ़ एवं धौली में 14 आदेश में आदेश ना 11, 12, 13 नहीं है, इसके स्थान पर पृथक आदेश आपको देखने मिलेगा। पृथक शिलालेख में सभी प्रजा का सम्मान संतान के रूप में उल्लेख तथा अधिकारियों को अकारण यातना देने से मना। लघु शिलालेख की अगर बात करें, लघु शिलालेख में पृथक आदेश, साथ ही अशोक की नीतियां एवं धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। भावरू लेख में बौद्ध धर्म में त्रिरथ के प्रति श्रद्धा का उल्लेख मिलता है, लेख में स्वयं कुछ
स्वयं बुद्ध ने सर्वप्रथम रसकी लेख के अशोक के नामक जानकारी अशोक को अधिकृत देवानाप्री कहा गया है। और कुछ अभिलेखों में अशोक नाम है मस्की या मस्री गुजता नटुर उडगेला है। इन सभी चीज़ों के बाद कुछ शिलालेख उल्लेख है। देखिए ये जो है ना, मैं आपको जो नोट से दूंगा उसमें जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस ये बताए इन सभी शिलालेखों से का जो है अशोक की इसमें क्या असमानता जानकारी मिलती है। अगर इसमें 2-3 चीज़ों को अगर और आप देख लें तो देखना चाहें तो जैसे बहुत चीज़ देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं अभी आपके टॉपिक में है। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप लोग के कमेंट पढ़ लूँ। ठीक है, चलिए देखिए ये चैप्टर जो है अशोक का शिलालेख थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के जो वीडियो लेक्चर होगा ना उसमें जो है इसको फिर एक बार संक्षिप्त में हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम करते हैं बढ़ते हुए चलेंगे। तो इतना कहेंगे आज के वीडियो इतना ही। और ये वीडियो आज का जो बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा या जो भी कुछ रहा ठीक नहीं रहा, लेकिन कल प्रयास किया जाएगा इसको और बेहतर करने के लिए। और मैं कहूँगा ये जो जिन चीज़ों को मैंने लिखा इसको नोट करके आप इसको थोड़ा सा किताब जो है आप एक बार पढ़ के आइएगा ताकि आपको समझ में आए। इसके साथ साथ कल जो है इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो तो अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन अगर फिर भी ठीक रहा होगा अगर आप लोगों के लिए, तो मैं कहूँगा एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।